अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं ऑन अप्रैल 5 2011 द हमदान एंड कंपनी परचेज अ मशीन। इट हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years विद salvaged वैल्यू रुपीज़ 10,000. The company uses a straight line method for the year ended June 30. The following expenditure were incurred on it. 5 अप्रैल 2011 को हमदान कंपनी ने एक मशीन को परचेज किया है जिसकी यूजफुल लाइफ 6 years है, सेल्वेज वैल्यू 10,000. कंपनी जो यूज़ करी स्ट्रेट लाइन मेथड है और उनका जो एंडेड ईयर होता है वो 30 जून होता है. ठीक है. कुछ एक्सपेंसेस कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो कि इनकर्ड हैं. इनवाइस प्राइस दी गई है 5,50,000 की. क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस दी गई है 10,500 की. ट्रांजिट इंश्योरेंस दिया गया है 7,500 का. सेल टैक्स दिया गया 17%. फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी दी गई है 2.5%. इनकम टैक्स दिया गया 5%. कस्टम ड्यूटी 2.5%. गैरेज इन 3,000. एंड रिक्वायर्ड में कहा है कि कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, सेटअप मशीन कॉस्ट अकाउंट. सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन हमें कंप्यूट करनी है और उसी मशीन का जो है ना वो टी अकाउंट सेटअप करना है जो भी मशीन इन्होंने खरीदी है. देखें यहाँ पे इन्होंने इनवाइस प्राइस दी है. इनवाइस प्राइस कौन सी होती है? जिसमें सेल टैक्स ऐड होता है. अब यहाँ पे उन्होंने अलग से सेल टैक्स भी दिया हुआ है और यहाँ पे कोई बात करिए कि सेल टैक्स इसमें इंक्लूड है. जब सेल टैक्स इसमें इंक्लूड ही नहीं है तो फिर ये लिस्ट प्राइस हुई. ठीक है. कभी भी ये बात नहीं अगर कही जाए कि भाई ये इनवाइस प्राइस है और इसमें ये चीज़ इंक्लूड, वो सेल टैक्स इंक्लूड है. ठीक है. तो वो इनवाइस प्राइस होती है. अगर इनवाइस प्राइस दी हुई हो और सेल टैक्स भी अलग से दिया हुआ और ऐसी कोई बात नहीं की इंक्लूड की तो फिर वो लिस्ट प्राइस होता है. क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बात जो है ना वो उधार वाली कोई बात नहीं की कि ये मशीन उधार पे खरीदी गई है. ठीक है. उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया कि भाई इसकी जो प्राइस थी वो 5,50,000 थे, कुछ एक्सपेंसेस लगे, बस यहाँ तक की बात है. ठीक है. मतलब ये सप्लायर के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई 5,50,000 की मशीन है. उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं दे दूंगा 5,50,000. फिर और एक्सपेंसेस भी इनकट होगा. ठीक है. तो जब उधार वगैरह की कोई बात नहीं की जाए ना तो वो सिर्फ जस्ट लिस्ट प्राइस की रहती है और उतने ही जो है ना वो बायर को देने पड़ते हैं. ठीक है. तो ये 5,50,000 आप क्या कंसिडर करेंगे? लिस्ट प्राइस. सो हमने सबसे पहले कंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ मशीन की हेडिंग डाली. आपने लिस्ट प्राइस की 5,50,000 के कि इतने की ही ये मशीन में लेके आ रहा हूँ घर पर, हमदान ही कह रहे हैं. ठीक है. फिर आप इसमें क्या करेंगे? आप ऐड कर देंगे सेल टैक्स. सेल टैक्स इसी 5,50,000 का आप 17% लेंगे. ठीक है. जब आपने 5,50,000 को मल्टीप्लाई करा 17% से तो आपके पास सेल टैक्स है 93,500 का. आपने इसमें ऐड करा. अब आपके पास इनवाइस प्राइस है 6,43,500 की. ठीक है. फिर आप इसमें ऐड कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए सबसे पहले क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस थे 10,500. ये आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10,500. ट्रांजिट इंश्योरेंस 7,500. ये आपको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. इसके बाद है सेल टैक्स ले लिया. फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी 2.5%. ये जितनी भी परसेंटेज है ना ये सिर्फ इन अमाउंट्स की लेनी है. हमें याद रखिएगा ये जो परसेंटेज है वो हमें लिस्ट प्राइस की लेनी होती है. ठीक है. तो सबसे पहले जो है ना फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी लेते हैं 2.5% इसका. तो फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5% 13,750 रुपीज़. ये फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी आएगी आपके पास. फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी के बाद है इनकम टैक्स. ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कस्टम ड्यूटी 2.5%. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि इसी 5,50,000 का लिया जाएगा. ठीक है. कस्टम ड्यूटी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5% 13,750 रुपीज़ एज इट इज़ वही आया. ठीक है. इसके बाद है गैरेज इन 3,000. गैरेज इन प्राइड इन ये सब ये होते हैं कि गाड़ी का किराया वगैरह होता है. ठीक है. सो गैरेज इन आप लिख देंगे 3,000. अगर गाड़ी वगैरह जो है वो जैसे कुछ जो चीज़ें होती है ना फिक्स एसिड वो पानी के जहाज़ के ज़रिए आ रही होती है तो वो उनका जो किराया लगता है वो फ्राइट इन होता है. और कुछ जो होती है वो बाय रोड आ रही होती है तो उनका जो किराया होता है वो गैरेज इन कहलाता है. ठीक है. फ्राइट इन क्या होता है? अगर कोई चीज़ पानी के जहाज़ के ज़रिए अगर आ रही है तो उसका किराया होता है फ्राइट इन. अगर कोई चीज़ बाय रोड आ रही है तो वो गैरेज इन होता है. सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर थे वो क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस थे, ट्रांजिट था, फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी एंड गैरेजिंग. 5. ठीक है. 5 कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जो कि हमने लिख लिए. अब इन सबको प्लस करेंगे. टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 48,000. टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 48,500 का.
अब आप इसमें इनवॉइस प्राइस में आप इसको ऐड कर देंगे, ये कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी 6,92,000। ठीक है, अब हम टी अकाउंट बनाते हैं। मशीन कॉस्ट अकाउंट, टी आपने बना दिया टी अकाउंट की तरह। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इसकी जहाँ एंट्री बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ना कैश डिस्काउंट था ना कोई ट्रेड डिस्काउंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार ने कहा भाई 5,50,000 की चीज़ है और जो बाय तो उन्होंने ही मान लिया कि ठीक है मैं आपको इतने दे दूंगा। ठीक है, तो जब इसकी एंट्री आप बनाएंगे ना तो ये बनाएंगे मशीन डेबिट कैश क्रेडिट और 5,50,000 कि 5,50,000 का कैश तो गया ही गया। ठीक है, तो आपने लिख, ठीक है, तो इसकी एंट्री आप इस तरीके से बनाएंगे भाई 5 अप्रैल 2011 को मैंने मशीन खरीदी थी। ठीक है, तो मशीन डेबिट साइड पर आया था और किसकी वजह से, कैश मेरे पास से गया था 5,50,000 का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेल टैक्स। ठीक है, सेल टैक्स की भी जब आप एंट्री बनाते थे क्या बनाते थे, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, तो आपने ये लिखा 5 अप्रैल 2011 को मशीन डेबिट साइड पर आई है, लेकिन किसकी वजह से, यहाँ पे आप सेल टैक्स लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे आप कैश भी लिख सकते हैं लेकिन वो एक ये ना सेम हो जाएगा। ठीक है ना, सेम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल टैक्स लिखा कि सेल टैक्स जो है ना वो पे किया था जिसकी वजह से मशीन डेबिट साइड पर आई थी 93,500। वैसे तो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री जो वो मशीन से हम रिकॉर्ड करते हैं और कैश क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात वाजे करनी होती है कि किस वजह से डेबिट साइड पर आ रहा है। ठीक है, किस वजह से डेबिट साइड पर आ रहा है और हम सेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 5 अप्रैल 2011 को सेल टैक्स की वजह से मशीन डेबिट साइड पर आई 92,500। फिर ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर थे जो कि 48,500 थे, तो इनकी भी जब आप एंट्री बनाएंगे तो ये बनाते थे ना कि मशीन डेबिट कैश क्रेडिट और ये सारे जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट थी वो रिकॉर्ड कर दिया करते थे। तो आपने क्या करा, 5 अप्रैल 2011 को लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से डेबिट साइड पर मशीन आई है 48,500। ठीक है, पहले आप लिख दिए कैश की वजह से आई है 5,50,000 की, फिर सेल टैक्स की वजह से आई है 93,500 की, ये रही कॉस्ट। ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से डेबिट साइड पर आई है 48,500 की। इसके अलावा और मशीन मतलब अगर हम देखें तो इसके अलावा और एंट्रीज हम नहीं बनाएंगे। अगर हम इसकी आप माइंड में, क्योंकि टी अकाउंट जो है ना वो एंट्रीज को देखते हुए बनता है, तो आपने जो है ना माइंड में पहले इमेजिन करनी है एंट्रीज, फिर आपने टी अकाउंट बनाना है। तो अगर देखा जाए तो यही 3 एंट्रीज हम बनाएंगे और इन्हीं 3 की वजह से मशीन जो है डेबिट साइड पर आएगा। हम क्या करेंगे, इन तीनों को टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 6,92,000 6,92,000। ठीक है, मतलब वही इसका जो टोटल होगा वो एज इट इज़ कॉस्ट ऑफ मशीन बिल्कुल इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि 5,50,000 की मशीन थी, 93,500 का सेल टैक्स इन्होंने पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया, इनकी जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी ना वो 6,92,000 की पड़ी है। ठीक है, तो आपने ये दोनों साइड पे लिखना है, आपने इसका टोटल किया 6,92,000 है, आपने इसको यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। डेबिट क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था, यही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस सीडी हो जाएगी और यही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस बीटी हो जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कभी ऐसा हो कि इनवॉइस प्राइस दी हुई हो और ऐसी कोई बात नहीं की हो कि सैलरी इसमें इंक्लूड है, तो फिर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है वो लिस्ट प्राइस कहलाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। मशीन कॉस्ट अकाउंट जब भी आप बनाएं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई काम नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मशीन की बातें की जाएंगी कि मशीन किन की वजह से डेबिट साइड पर आ रही है, क्रेडिट साइड पर आ रही है। तो क्रेडिट साइड पर तो एक दफ़ा भी नहीं आती, जब सारी डेबिट साइड पर ही आती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।